आज हम उस एक सवाल की तह में जा रहे हैं जिसने 1940 के दशक में पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से हलचल मचा दी थी। हम्म। सवाल था, क्या भारत एक रहेगा या इसका बंटवारा होगा? और ये सवाल आप देखिए आज भी हमें कहीं ना कहीं परेशान करता है। बिल्कुल। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास कोई आम कोई राजनीतिक भाषण या अखबार की कटिंग नहीं है। नहीं, हमारे पास है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 1941 में लिखी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान। हाँ। और इसकी खास बात यह है कि ये किसी नेता की, आप कह सकती हैं, भावुक अपील नहीं है, हाँ। बल्कि कानूनी दिमाग की बहुत ही धारदार, लगभग क्लिनिकल चीर-फाड़ है। हम्म। अम्बेडकर का मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं था, सही। बल्कि वो ये समझना चाहते थे कि पाकिस्तान की मांग सिर्फ एक जिद है या इसके पीछे कोई ठोस तर्क भी है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि बंटवारे की मांग करने वालों के दिमाग में असल में चल क्या रहा था और अंबेडकर ने उन तर्कों का विश्लेषण कैसे किया। चलिए इस मुश्किल और संवेदनशील विषय की परतें खोलते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि अंबेडकर ने ये किताब दोनों पक्षों के लिए लिखी थी, कांग्रेस के लिए भी और मुस्लिम लीग के लिए भी। वो चाहते थे कि कोई भी फैसला लेने से पहले हर कोई दूसरे के नजरिए को पूरी तरह से समझ ले। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम पाकिस्तान की मांग सुनते हैं तो लगता है कि सब कुछ साफ था। हाँ, कि मुस्लिम लीग ने एक अलग देश मांगा। बिल्कुल। लेकिन अंबेडकर की किताब बताती है कि 1940 का जो मशहूर लाहौर प्रस्ताव था वो असल में काफी काफी गोलमोल था। क्या था उसमें ऐसा? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। 26 मार्च 1940 को जो लाहौर प्रस्ताव पास हुआ, उसमें कहीं भी पाकिस्तान शब्द का जिक्र तक नहीं था। अच्छा। हाँ, प्रस्ताव बस ये कहता था कि जिन भौगोलिक इलाकों में मुस्लिम बहुमत में है, जैसे कि उत्तर पश्चिम और पूरब में, हाँ हाँ। उन्हें मिलाकर स्वतंत्र राज्य यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिए जाएं। स्टेट्स, स्टेट नहीं एक से ज्यादा। ठीक, यहीं पर अंबेडकर ध्यान खींचते हैं। स्टेट्स यानी एक से ज्यादा राज्य। अब इसका क्या मतलब था? क्या पंजाब एक अलग देश होगा, बंगाल एक अलग? ये सब मिलकर कोई फेडरेशन बनाएंगे? कौन जानता है। प्रस्ताव इस पर पूरी तरह खामोश था। ये अस्पष्टता जानबूझकर रखी गई थी या नहीं, ये तो बहस का विषय है। लेकिन इसने कई तरह की व्याख्याओं के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए थे। ये तो बड़ी अजीब बात है। जिस प्रस्ताव को पाकिस्तान की नींव माना जाता है वो अपनी मांग को लेकर ही साफ नहीं था। बिल्कुल। तो क्या ये विचार एकदम नया था? क्या इसने सबको चौंका दिया या इसकी जमीन पहले से तैयार हो रही थी? नहीं, अंबेडकर के मुताबिक ये विचार अचानक आसमान से नहीं टपका था। इसकी जड़ें तो आप कह सकती हैं 1930 में सर मोहम्मद इकबाल के उस भाषण तक जाती हैं, अच्छा। जहां उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का विचार रखा था। हालांकि वो भारत के अंदर ही एक स्वायत्त राज्य की बात कर रहे थे। और ये पाकिस्तान नाम ये कहाँ से आया? वो नाम 1933 में कैम्ब्रिज के एक छात्र थे, रहमत अली, उन्होंने गढ़ा था। पी से पंजाब, ए से अफगानिया, के से कश्मीर, एस से सिंध। और टैन बलूचिस्तान से? हाँ, उन्होंने तो बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नक्शा भी बना दिया था। पर मजे की बात यह है कि मुस्लिम लीग ने शुरू में इस विचार को एक छात्र का सपना कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में उसी सपने को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया। बिल्कुल। लीग ने बस रहमत अली के विचार को लिया और उसमें बंगाल और असम को जोड़कर उसे और बड़ा कर दिया। अंबेडकर ये भी याद दिलाते हैं कि अंग्रेज भी इस तरह के प्रयोग कर चुके थे। जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन। हाँ, जिसका मकसद एक मुस्लिम बहुल प्रांत बनाना ही था। तो एक अलग मुस्लिम प्रशासनिक इकाई का विचार वो हवा में पहले से था। लाहौर प्रस्ताव ने बस उसे एक राजनीतिक हकीकत की शक्ल दे दी। ठीक है। तो ये सिर्फ सीमाएं बदलने या नए प्रांत बनाने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक दार्शनिक दावा था। हम्म। मुस्लिम लीग का वो मूल तर्क क्या था? उनका मूल दावा ये था कि भारत के मुसलमान सिर्फ एक धार्मिक अल्पसंख्यक, मतलब माइनॉरिटी नहीं है, हम्म। बल्कि वो अपने आप में एक अलग राष्ट्र यानी नेशन है। हम्म। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से हर राष्ट्र को आत्मनिर्णय का हक है। अपने लिए एक अलग देश बनाने का हक। हाँ, यही उनके पूरे तर्क की नींव थी। ये कोई राजनीतिक रियायत की मांग नहीं थी, ये एक अलग पहचान का दावा था। और इस पर हिंदू पक्ष का क्या कहना था? जाहिर है उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया होगा। उनकी क्या तर्क थे? हाँ, हिंदू पक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया और अंबेडकर उनकी दलीलों को एक-एक करके सामने रखते हैं। जैसे? पहला तर्क था नस्ल का, कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई खास नस्ली अंतर नहीं है।
ज्यादातर मुसलमान धर्म बदले हुए हिंदू ही हैं। ठीक है। दूसरा, भाषा। पंजाब में दोनों पंजाबी बोलते हैं, बंगाल में दोनों बंगाली। तीसरा, एक साझा वतन। सदियों से वो एक ही जमीन पर साथ रहते आए हैं। और संस्कृति भी तो काफी हद तक मिलती जुलती थी, है ना? रीति रिवाज, रहन सहन। हाँ, और ये चौथा और शायद सबसे मजबूत तर्क था। अंबेडकर उदाहरण देते हैं कि कैसे कई मुस्लिम परिवारों में आज भी हिंदू सरनेम चलते हैं। वो बताते हैं कि कुछ इलाकों में तो शादी और विरासत के मामलों में मुस्लिम समाज पर भी हिंदू कानून का असर था। तो मतलब बाहर से देखने पर तो एकता के बहुत सारे सबूत मौजूद थे। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर अंबेडकर का विश्लेषण बहुत गहरा हो जाता है। वो इन ऊपरी समानताओं को मानते हैं, पर फिर एक बहुत चुभने वाला सवाल पूछते हैं। क्या? वो पूछते हैं कि ये समानताएं क्या आपसी प्रेम और एकता की भावना से पैदा हुई हैं, या ये सिर्फ अधूरे धर्म परिवर्तन का नतीजा है, या फिर साथ रहते रहते मजबूरी में अपनाए गए कुछ रीति रिवाज हैं। हम्म। उनके अनुसार ये बाहरी समानताएं एक गहरे आंतरिक अलगाव को छिपा सकती हैं। तो फिर अगर नस्ल, भाषा या जमीन एक राष्ट्र नहीं बनाते, तो बनाता क्या है? अंबेडकर के हिसाब से एक राष्ट्र की परिभाषा क्या है? इसके लिए वो फ्रांसीसी विचारक अर्नेस्ट रेनन का हवाला देते हैं। रेनन कहते हैं कि राष्ट्र कोई भौगोलिक या नस्लीय चीज नहीं है। तो क्या है? राष्ट्र एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। ये दो चीजों से बनता है। एक, साझा गौरव और साझा दुखों की ऐतिहासिक विरासत, और दो, वर्तमान में एक साथ रहने और उस विरासत को आगे बढ़ाने की इच्छा। साझा यादें, साझा गौरव, साझा दुख। हाँ, रेनन के शब्दों में ये एक रोजाना होने वाला जनमत संग्रह है। और यहीं पर अंबेडकर वो सवाल दागते हैं जो शायद पूरे बंटवारे की बहस का केंद्र है। क्या हिंदू और मुसलमानों का ऐतिहासिक अतीत साझा है? और उनका जवाब एक सख्त नहीं है। वो लिखते हैं कि दोनों का अतीत साझा नहीं, बल्कि आपसी संघर्ष और विनाश का रहा ये सुनना काफी कठोर है। लेकिन वो तर्क देते हैं कि जो एक समुदाय के नायक हैं, वो दूसरे के खलनायक हैं। हिंदू पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी को अपना गौरव मानते हैं, तो मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और औरंगजेब को। एक ही प्रेरणा, रामायण और गीता, तो दूसरे की कुरान और हदीस। ठीक, तो ये एक बेहद कठोर और असुविधाजनक मूल्यांकन है। इसका मतलब अंबेडकर के हिसाब से ये कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था, बल्कि दो अलग-अलग सभ्यताओं का टकराव था जो एक ही जमीन पर हो रहा था। बिल्कुल। और वो एक बहुत ही निराशाजनक बात लिखते हैं। दुख की बात यह है कि दोनों समुदाय अपने अतीत को कभी भूल या मिटा नहीं सकते। उनके मुताबिक ये ऐतिहासिक दरार इतनी गहरी है कि इसे भाषा या रीति रिवाज जैसी सतही समानताओं के सीमेंट से नहीं भरा जा सकता। तो ये तो हुई जड़ की बात, वो गहरी सदियों पुरानी दरार। लेकिन हर पुरानी चिंगारी को भड़कने के लिए एक ताज़ा हवा के झोंके की जरूरत होती है। हाँ। 1930 के दशक के आखिर में वो हवा कहाँ से आई? अंबेडकर की किताब में अपमान से बचने यानी एस्केप फ्रॉम डेग्रेडेशन का जो जिक्र है, उसका क्या मतलब है? हाँ, ये तात्कालिक राजनीतिक कारण थे जिन्होंने इस आग में घी का काम किया। अंबेडकर 1937 से 1939 के बीच हुए जो प्रांतीय चुनाव हुए थे। हाँ, और उसके बाद कांग्रेस की सरकारें बनी। बिल्कुल, वो उस 2 साल के शासन का विस्तार से विश्लेषण करती हैं। उनका कहना है कि इस 2 साल के अनुभव ने मुसलमानों के मन में भविष्य को लेकर एक गहरा डर पैदा कर दिया। ऐसा क्या हुआ इन 2 सालों में? मुख्य शिकायतें क्या थीं? 2 मुख्य शिकायतें थीं। पहली, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मानने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा। हिंदुओं के साथ-साथ मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व करती है। इससे लीग को अपना वजूद खतरे में नजर आया। और दूसरी? दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी शिकायत ये थी कि कांग्रेस ने प्रांतों में, खासकर यूपी में, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने से मना कर दिया। जबकि लीग को उम्मीद थी कि सत्ता में साझेदारी होगी। हाँ, उन्हें लगता था कि शायद गोलमेज सम्मेलनों में इसका एक अनकहा वादा था। लेकिन कांग्रेस ने बहुमत मिलने पर अकेले सरकार बनाई। एक मिनट, लेकिन क्या कांग्रेस का ये तर्क नहीं था कि वो एक सेक्युलर पार्टी है और किसी भी धर्म आधारित पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी? ये तो एक सैद्धांतिक स्टैंड था। अंबेडकर इस तर्क को कैसे देखते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस का यही तर्क था। लेकिन अंबेडकर इसे सिर्फ सिद्धांत का मामला नहीं मानते। वो कहते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को ये संदेश गया कि लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का राज। और भारत में बहुमत हमेशा हिंदुओं का रहेगा। बिल्कुल, तो सत्ता हमेशा हिंदुओं के हाथ में ही रहेगी।
तो मुद्दा अच्छे या बुरे शासन का नहीं था, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी का था। ठीक यही बात अंबेडकर कहते हैं। उनके अनुसार असली सवाल ये नहीं था कि कांग्रेस का शासन अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये था, क्या आजाद भारत में हिंदू राज करेंगे और मुसलमान और दूसरी कौमें उनके नीचे दबकर रहेंगी। हम्म। मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस के 2 साल के शासन ने इस सवाल का जवाब हाँ में दे दिया है। ये उनके लिए भविष्य का एक ट्रेलर था। और इस डर को सिर्फ कांग्रेस के शासन से ही नहीं, बल्कि इतिहास से भी बल मिल रहा था। हाँ, अंबेडकर याद दिलाते हैं कि जब अंग्रेज आए तब दिल्ली की हुकूमत मुसलमानों के हाथ में थी। वो शासक वर्ग थे। सही। लेकिन ब्रिटिश राज में उनकी ताकत और हैसियत लगातार गिरी। 1837 में फारसी को अदालती भाषा के पद से हटा दिया गया। अंग्रेजी को बढ़ावा मिला, जिसमें हिंदू आगे निकल गए। मुस्लिम आपराधिक कानूनों को बदल दिया गया। इन सब ने उन्हें शासक से प्रजा बना दिया था। हाँ, उन्हें डर था कि हिंदू बहुल आजाद भारत में उनकी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। तो इस नजरिए से पाकिस्तान की मांग सिर्फ एक नए देश की मांग नहीं थी, नहीं। बल्कि एक संभावित अपमानजनक भविष्य से बचने का एक रास्ता थी, एक एस्केप प्लान। बिल्कुल, ये एक एस्केप फ्रॉम डिग्रेडेशन था। एक ऐसी जगह की तलाश जहां वे किसी के अधीन ना हो, जहां उनकी अपनी हुकूमत हो, या कम से कम वो बराबरी के भागीदार हों। अब हम एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसके बारे में बंटवारे की ज्यादातर बहसों में बात ही नहीं होती। सब सोचते हैं कि यह सिर्फ धर्म, पहचान और राजनीति की लड़ाई थी, लेकिन अंबेडकर एक पूरी तरह से अलग और शायद ज्यादा तार्किक वजह सामने रखते हैं, ठीक। और वो है पैसा। फॉलो द मनी। उनका आर्थिक विश्लेषण क्या था? ये एक बहुत ही जबरदस्त और व्यावहारिक बिंदु है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अंबेडकर बताते हैं कि एक मजबूत केंद्रीय सरकार को चलाने का जो वित्तीय बोझ था, वो सभी प्रांतों पर बराबर नहीं पड़ता था। अच्छा। उन्होंने अपने किताब में बाकायदा आंकड़े देकर ये साबित किया है। क्या कुछ उदाहरण दे सकते हैं ताकि आसानी से समझ में आए? जरूर। 1940 के आसपास के आंकड़े देखिए। बंगाल, जो एक मुस्लिम बहुल प्रांत था, वो केंद्र सरकार के खजाने में लगभग 24 करोड़ रुपए का योगदान देता था। 24 करोड़, ठीक है। लेकिन अपने प्रांतीय खर्च के लिए वो सिर्फ करीब 13 करोड़ ही जुटा पाता था। मतलब बंगाल केंद्र को अपनी कमाई से कहीं ज्यादा दे रहा था। और दूसरे प्रांतों का क्या हाल था? अब इसकी तुलना कीजिए यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी यूपी से, जो एक हिंदू बहुल प्रांत था। यूपी अपने लिए 13 करोड़ जुटाता था, लेकिन केंद्र को देता था सिर्फ 4 करोड़। सिर्फ 4 करोड़? हाँ, बॉम्बे केंद्र को 24 करोड़ देता था और अपने पास 13 करोड़ रखता था। वहीं पंजाब केंद्र को सिर्फ 2 करोड़ देता था और अपने पास 12 करोड़ रखता था। एक मिनट, ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। मतलब आप कह रही हैं कि बंगाल और बॉम्बे जैसे अमीर औद्योगिक प्रांत जो देश की अर्थव्यवस्था चला रहे थे, हाँ, वो असल में एक ऐसी केंद्रीय सरकार को फंड कर रहे थे जिससे उन्हें ही फायदा नहीं हो रहा था। ये तो किसी भी प्रांत के लिए नाराजगी की वजह बन सकता है। ठीक यही अंबेडकर का तर्क है। ये वित्तीय असंतुलन बहुत बड़ा था। मुस्लिम लीग के नेता ये सवाल पूछ सकते थे कि हमारे मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे बंगाल और सिंध एक ऐसी केंद्रीय सरकार का बोझ क्यों उठाएं, जिस पर हमेशा हिंदुओं का दबदबा रहेगा। क्यों ना हम अलग हो जाएं और अपना पैसा अपने लोगों पे खर्च करें। बिल्कुल। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब अंबेडकर कह रहे थे कि सिर्फ भावनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक फॉलो द मनी वाली बात भी थी कि कौन किसके विकास का बिल भर रहा है। हाँ, और अंबेडकर एक कदम और आगे जाते हैं। उनका मानना था कि ये आर्थिक बोझ इतना ज्यादा था कि शायद एक दिन हिंदू बहुल प्रांत भी एक मजबूत केंद्रीय सरकार के विचार से तंग आ जाते। और खुद ही ज्यादा स्वायत्तता की मांग करने लगते। ये एक ऐसा बिंदु था जिसे उस वक्त ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन ये दिखाता है कि पाकिस्तान की मांग के पीछे कितने अलग अलग तरह के व्यवहारिक तर्क भी काम कर रहे थे। तो डॉक्टर अंबेडकर के 1941 के विश्लेषण को अगर हम समेटें, तो ये साफ है कि पाकिस्तान की मांग कोई अचानक लिया गया राजनीतिक फैसला नहीं था। नहीं, है सिर्फ कुछ नेताओं की जिद थी। बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे गहरी जड़ें तो हम एक अलग राष्ट्र हैं वाली भावना में थीं। जिसका आधार एक ऐसा इतिहास था जो हिंदुओं से साझा नहीं बल्कि टकराव भरा था। हाँ, और उस पुरानी दरार पर 1937 के बाद की राजनीति ने, आप कह सकते हैं, नमक छिड़कने का काम किया। हिंदू बहुल शासन के तहत सत्ता से बेदखल होने के डर ने इस आग को और भड़का दिया। और फिर उसे एक मजबूत केंद्रीय सरकार के खिलाफ इस ठोस आर्थिक तर्क का सहारा भी मिल गया। तो ये एक बहुस्तरीय मांग थी, जिसके पीछे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी तरह के कारण थे।
और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अंबेडकर की किताब का मकसद कोई फैसला सुनाना नहीं था। वो जज नहीं, बल्कि एक विश्लेषक की भूमिका में थे। हाँ, वो बस ये चाहते थे कि दोनों पक्ष भावनाओं में बहने के बजाय एक दूसरे के तर्कों को गंभीरता से समझें और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचें। उनका कहना था कि इस जटिल मुद्दे को तर्क से हल करना होगा, नारों से नहीं। सोचने पर मजबूर करने वाले अंदाज में अंबेडकर ने 1941 में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। हाँ। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का सवाल एक नया संविधान लिखने से पहले हल हो जाना चाहिए। उन्होंने साफ लिखा था कि अगर इस मुद्दे को दबाया गया या टाला गया तो ये बाद में और भी भयानक रूप में वापस आएगा। और हम जानते हैं कि इतिहास ने उनकी इस चेतावनी को कितना दर्दनाक तरीके से सच साबित किया। तो ये हमें आज के लिए क्या सिखाता है? उन बुनियादी मुश्किल राजनीतिक सवालों को टालने के क्या खतरे हैं, जिन्हें हम अक्सर ये सोचकर छोड़ देते हैं कि वो वक्त के साथ अपने आप सुलझ जाएंगे। सोचने के लिए एक जरूरी विचार।